आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। मैं हूं शमीम अनवर। 1 अक्टूबर की रात ईरान ने इजराइल पर मिसाइली हमला किया था। उसके बाद से इजराइल ने बदला लेने की धमकी दी, लेकिन कब, कहां और कैसे ये क्लियर नहीं है। लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार ये ज़रूर बताया जा रहा है कि अब जो इजराइल ईरान पर जवाबी हमला करेगा वो या तो ईरान के तेल या गैस खादान, या फिर एयर डिफेंस, या फिर न्यूक्लियर साइट्स पे करेगा। लेकिन इस जवाबी हमले में इजराइल को इस बात का ज़रूर ख्याल रखना पड़ेगा कि ये जवाबी हमला रीजनल वॉर में तब्दील ना हो जाए। इन सारी चीज़ों के बीच आपके जहन में एक सवाल ज़रूर होगा कि आखिर इतने सारे अरब ममालिक के बावजूद ईरान इस तरह का कदम क्यों उठाता है, इस तरह की हिम्मत और जुर्रत क्यों करता है। इन सारी चीज़ों का सवाल जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ शम्स तबरेज़ कासमी साहब मौजूद है। हम सर से इसी मुद्दे पे बात करेंगे। सर, सबसे पहला सवाल तो ये है कि अभी 2 हफ्ते पहले यूनाइटेड नेशन का एक प्रोग्राम हुआ। उस प्रोग्राम में नेतन्याहू ने 2 मैप दिखाया। एक मैप तो वो था जिसमें अरब के सारे ममालिक थे और उस मैप का नाम उसने द ब्लेसिंग दिया था। दूसरा मैप वो था जिसमें ईरान, इराक, सीरिया, जिसको इजराइल उसका प्रोक्सी ममालिक कंट्री मानता वो था। और वो ये कह रहे थे कि सारे ममालिक आतंकी है, इसको हम नक्शे से मिटा देंगे। तो एक बात तो समझ में आती है कि ईरान से उसकी झड़प है, लेकिन दूसरे ममालिक को बारे में वो इस तरह का क्यों सोचता है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नेतन्याहू ने 2 नक्शा दिखाया, एक अपना और दूसरे मुल्कों का, एक ईरान का। कहा कि इसको दुनिया के नक्शे से मिटाना है। नेतन्याहू को और पूरी दुनिया को बात मालूम होनी चाहिए कि इसराइल दुनिया के नक्शे पर जो मौजूद है वो पिछले 75 सालों से, और वो भी फ़लस्तीन की सरज़मीन पर कब्ज़ा करके, जब दुनिया भर में यहूदियों को जलील किया जा रहा था, जर्मनी में कत्लेआम हो रहा था, यूरोप से भगाया जा रहा था, रूस से भगाया जा रहा था, तब खिलाफत उस्मानिया ने यहूदियों को फ़लस्तीन के इलाक़ों में आकर के बसने की इजाज़त दी। फ़लस्तीन के लोगों ने यहूदियों को वहाँ बसने की इजाज़त दी और कहा कि जब तुमको जर्मनी से भगाया जा रहा है, फ़्रांस से भगाया जा रहा है, अमेरिका से भगाया जा रहा है, दुनिया भर में तुम जलील किए जा रहे हो, तो यहाँ करके तुम रहो। तो उस वक्त इज़राइल नाम का कोई देश नहीं था। जब ये बढ़ते गए, ओटोमन एम्पायर का ख़ात्मा हो गया, फिर ब्रिटिश एम्पायर आ गई, फ़लस्तीन पर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया, तो उन लोगों ने यहूदियों को यहाँ ला करके बसाना शुरू कर दिया और 1948 में इन लोगों ने ज़बरदस्ती कब्ज़ा करके अपने मुल्क का ऐलान कर दिया। जैसे आपका घर है और आपने मुझे अपने यहाँ बुलाया, ठहरने की इजाज़त दी, मुझे अपने कमरा अलॉट कर दिया, और कल होकर के मैं ख़ुद उसको कहूँ कि नहीं, यह मेरा कमरा है, मैंने कब्ज़ा कर लिया, आपका नहीं है। तो इस तरह इज़राइल ने किया। दूसरा ये कि ईरान, जिसके बारे में उसने कहा कि इसको दुनिया के नक्शे से मिटाना है। ईरान दुनिया की कदीम तरीन तारीख़ का हिस्सा है। ईरान का पूरा नाम फ़ारस है और ये दुनिया के बड़े मुल्कों में से एक रहा है। तारीख़ आप पढ़ते हैं तो जानते हैं, कैसर व किसरा। तो ईरान के बादशाह को किसरा कहा जाता था और जो शाम का बादशाह होता था उसको कैसर कहा जाता था। तो जैसे आज दुनिया में अमेरिका सुपर पावर है, रूस सुपर पावर है, एक ज़माना था इस्लाम की से पहले का ज़माना जब ईरान की हैसियत सुपर पावर ताकत के तौर पर होती थी, शाम की भी हैसियत उस वक्त एक सुपर पावर की हैसियत की थी। तो दुनिया की कदीम तरीन तहज़ीबों में से एक ईरान है, कदीम मुल्कों में से एक है। जब से दुनिया का नक्शा मौजूद है, दुनिया का वजूद है, तब से ईरान मौजूद है। हाँ, ईरान में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वाले बदलते रहे हैं। पहले ईरान के जो लोग थे मजूसी थे, वो आतिश परस्त थे। जब इस्लाम आया तो उन लोगों ने इस्लाम को कबूल किया। फिर इस्लाम में 2 फ़िरका बना, शिया और सुन्नी का। तो ईरान में ज़्यादातर लोग शिया हो गए। लेकिन ये जो ईरान है दुनिया के नक्शे पर हज़ारों लाखों सालों से मौजूद है। जब से भूगोल है, जब से नक्शा है, ईरान मौजूद है। लेकिन इसराइल पिछले 75 सालों से है और अपने दम पर इज़राइल नहीं है। इज़राइल के पीछे अमेरिका है। ईरान की जो हैसियत है, ईरान की जो ताकत है, ईरान का जो नक्शा है, उसके अपने दम पर है और हर दौर में ईरान का अपना असर रसूख रहा है। आज के दौर में देख लीजिए, जब तमाम अरब ममालिक खामोश है, चुप है, वो जंग नहीं लड़ रहे हैं, फ़लस्तीन का खुल करके साथ नहीं दे रहे हैं, तब ईरान ही अकेला मुल्क है जो इज़राइल से पंगा ले रहा है, अमेरिका से मुकाबला कर रहा है, हमास की, हिज़्बुल्लाह की, यमन के हौसियों की या इराक़ी मलेशिया की तमाम तंजीमों की वो खुल करके हिमायत कर रहा है। तो अपने दौर का ईरान आज भी सुपर पावर मौजूद है, ताकतवर मुल्क है, और इज़राइल का जो कुछ है वो अमेरिका के दम पर है। अब आपने सवाल किया कि उसने ईरान के ख़िलाफ़ तो बोला ही, इराक़ के ख़िलाफ़ क्यों बोला, सीरिया के ख़िलाफ़ क्यों बोला? तो दरअसल है क्या कि अभी जो इज़राइल है वो फ़लस्तीन की सरज़मीन पर कब्ज़ा करके बना हुआ है और यहूदियों का मंसूबा है ग्रेटर इज़राइल का, यानी दरियाए दजला और दरियाए फ़ुरात के बीच में जो पूरा इलाक़ा आता है उन तमाम को इज़राइल बनाना।
तो इज़राइल जो मकबूजा फ़लस्तीन है दरअसल, उससे जो मिले हुए ममालिक हैं या उसका जो सरहदी एरिया है, वो एक तरफ लबनान है, उसके बाद शाम है, उसके बाद जॉर्डन है, उसके बाद इराक़ है। इन ममालिक से इज़राइल की सरहदें डायरेक्ट मिलती है, ख़ासतौर पर शाम और जॉर्डन से। इराक़ से डायरेक्ट नहीं मिलती, इराक़ के बाद शाम आता है या जॉर्डन आता है, तब वो आता है। तो इज़राइल का मंसूबा ये है कि शाम को इज़राइल को आगे बढ़ाना है, शाम को भी पूरा इज़राइल का हिस्सा बनाना है, जॉर्डन को भी पूरा बनाना है, इराक़ को भी बनाना है, लेबनान को भी बनाना है। लेकिन अभी तक 75 सालों में इज़राइल को कामयाबी अपनी इस एजेंडा में नहीं मिल सकी है, और लगातार जो वहाँ की तंजीमें हैं, जो मुजाहिदीन का ग्रुप है, इन लोगों ने रोक रखा है। ख़ासतौर पर इराक़ से हमला होता है, लेबनान से हमला होता है, या जॉर्डन का जो बादशाह है या जॉर्डन की जो हुकूमत है वो इस वक्त इज़राइल के साथ है, मिस्र हुकूमत इज़राइल के साथ है, एक ज़माने में भी अलग थे। तो इसलिए इज़राइल की कोशिश है कि इन तमाम ममालिक को भी हमें कमज़ोर करना है, इन पर कंट्रोल हासिल करना है। लेकिन ईरान ऐसा नहीं होने दे रहा है। ईरान ने तमाम अड़ोस पड़ोस के ममालिक में एक तंजीम बना रखी है, एक जमात तैयार कर रखा है जो उसका मुकाबला कर रहा है। सर, जैसे आपने बोला, ये बात तो हम लोग जानते हैं कि इज़राइल के पीछे यूएसए का हाथ है जो उसको मजबूत करता है। बिल्कुल। तो क्या हम ये समझे कि ईरान जो इतनी जुर्रत करता है, इतनी हिम्मत करता है, तो क्या ये समझा जाए कि ईरान हूती या हमास या जो मलेशियाई है उसके बलबूते इस तरह कर रहा है, या फिर कोई और ताकत है जो ईरान को इस तरह की जुर्रत करने की हिम्मत देता है? देखिए, एक प्रॉक्सी वार होती है। एक होता है कि एक मुल्क डायरेक्ट अटैक करना, दूसरा उसके कुछ सपोर्टर्स होते हैं। तो जैसे अमेरिका सुपर पावर, अमेरिका यहाँ से हज़ारों लाखों किलोमीटर दूर बैठा हुआ है। मिडिल ईस्ट, एशिया और यूरोप से अमेरिका का कुछ लेना देना नहीं। जोग्राफियाई तौर पर अमेरिका बिल्कुल अलग थलग है। उसके बावजूद एशिया में कोई लड़ाई होती है तो अमेरिका का वहाँ दखल होता है, असर रसूख है। मिडिल ईस्ट में कुछ होता है, वहाँ अमेरिका होता है। तो कहा होता है लोग इन इलाक़ों में अपने कुछ अलायंस तैयार रखते हैं कि कुछ होगा तो ये हमें सपोर्ट करेंगे। जैसे अफ़गानिस्तान पर जब 2001 में अमेरिका को हमला करना था तो उसने पाकिस्तान की मदद ली। पाकिस्तान ने अपनी ज़मीन इस्तेमाल करने की इजाज़त दी, अपना एयर स्पेस दिया, तब अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद लेकर के अफ़गानिस्तान पर हमला किया, वरना ऐसे पॉसिबल नहीं था। इसी तरह इराक़ का मामला था या उसका मामला था, इराक़ में, शाम में, कई जगहों पर अरब देशों में अमेरिका ने अपने एयर बेस बना रखे हैं। इसके अलावा जैसे इज़राइल है, तो इज़राइल अमेरिका की एक छावनी है। इज़राइल का मकसद ही अमेरिका ये है कि सऊदी अरब पर नकील कसनी हो, ईरान से जंग लड़नी हो, इराक़ को कमज़ोर करना हो, तो इज़राइल से उसे मदद मिल सके कि उसका अपने एक पावरफुल यहाँ ग्रुप मौजूद है। तो उसी तरह का क्या ईरान ने भी किया। यमन है, इराक़ है, शाम है, तो ईरान ने यहाँ कुछ एक ग्रुप तैयार किया, एक पार्टी तैयार की, और उसको ईरान हथियार देता है, पैसा देता है, ताकि वो इसकी तरफ से जंग लड़ सके, प्रॉक्सी वार का हिस्सा बन सके। अब डायरेक्ट अगर ईरान हमला करेगा तो दो मुल्कों के बीच में हमला माना जाएगा। अब ईरान खुद इज़राइल पर हमला करने के बजाय हिजबुल्लाह के ज़रिए हमला करवा रहा है, या हमास के ज़रिए उस पर हमला हो रहा है, या यमन के हौसी हमला कर रहे हैं। तो इनको सपोर्ट तो ईरान का है, लेकिन डायरेक्ट ईरान का नहीं। जैसे गज़ा पट्टी में जो कुछ हो रहा है, पिछले 1 साल से जेनोसाइड और कत्लेआम हो रहा है, ये इज़राइल कर रहा है, लेकिन दरअसल अमेरिका कर रहा है। अमेरिका इज़राइल को हथियार दे रहा है, पैसा दे रहा है, पूरा सपोर्ट कर रहा है, यूनाइटेड नेशन में उसको सपोर्ट कर रहा है, वेटो पावर का इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका इज़राइल के लिए। तो डायरेक्ट इज़राइल है और इनडायरेक्ट अमेरिका है। अब दुनिया जो ब्लेम करेगी, दुनिया जो तनकीद करेगी, दुनिया जो सफारती रिश्ते ख़राब करेगी, वो किससे ख़राब करेगी? इज़राइल से करेगी, ना कि अमेरिका से करेगी। तो प्रॉक्सी वार का एक तरीक़ा होता है, कभी डायरेक्ट जंग लड़ी जाती है, कभी इनडायरेक्ट। तो आज के दौर में इनडायरेक्ट जंग ज़्यादा लड़ी जाए। पहले का ज़माना था, इधर की आर्मी है, उधर की आर्मी है, बड़ा सा मैदान मौजूद है, इसने उस पर हमला किया, उसने उस पर हमला किया, किसी एक की हार हुई, किसी की जीत हुई। आज के दौर में इनडायरेक्ट जंग होती है, तो टेबल वार होती है सफारती तौर पर, कि वो ज़्यादा हावी है, वो ज़्यादा हावी है, इकोनॉमिक वार होता है, या फिर प्रॉक्सी वार होता है कि अपने अपने एक ने प्रॉक्सी खड़े कर रखे, वो उसको सपोर्ट कर रहा है। तो सर, जैसे हमने जुमा के रोज़ देखा, ईरान में एक लाखों की तादाद में लोग भीड़ जमा हुई थी वहाँ। तो अब क्या मतलब ईरान इस स्थिति में है कि वो जंग कर सके, युद्ध कर सके, इस स्थिति में है क्या? देखिए, ईरान दुनिया के नक्शे पर हज़ारों लाखों साल से मौजूद है, और ईरान के पास इतनी सलाहियत है, इतना दम है, तब तो वो उसने इज़राइल पर हमला किया 2 मरतबा। पिछली बार अप्रैल में उसने 300 मिसाइल दागे थे, अभी दोबारा उसने मिसाइल दागा और हाइपरसोनिक मिसाइल को ईजाद किया। तो ईरान के पास भी हथियार है, टेक्नोलॉजी है। ईरान ने इज़राइल को मैसेज दिया कि हम तुम्हें तुम्हारे घर में घुसकर मारने की सलाहियत रखते हैं, सिर्फ तुम्हारे पास हथियार नहीं है। रूस यूक्रेन के बीच जंग चल रही है, और रूस ने बहुत सारे ऐसे मिसाइल इस्तेमाल किए, ऐसे जहाज़ का इस्तेमाल किया जो ईरान के बने हुए हैं। अब देखिए, यमन के जो हौसी है
उन्होंने पूरी दुनिया को हिला कर रखा हुआ है, बड़े बड़े जहाज़ों पर हमला किया, बड़े बड़े जहाज़ों की अगवा कर रहे हैं, अमेरिका लगातार उन पर हमला कर रहा है, लेकिन यमन के हौसियों का कुछ भी बिगड़ नहीं रहा है। तो इसका मतलब है कि ईरान के पास ताकत है, तब तो ईरान ने लोहा ले रखा है इजराइल से। अगर ईरान के पास ताकत नहीं होती, ईरान के पास काबिलियत नहीं होती, तो जैसे दूसरे अरब देश चुपचाप हैं या जंगी तौर पर किसी की मदद नहीं कर रहे हैं, वो ईरान भी चुप रहा था, ईरान क्यों अपना नुकसान पहुंचाता? अच्छा, कोई पहली मर्तबा ईरान ऐसा नहीं कर रहा है। साल 1980 की दिहाई में इराक़ और ईरान के बीच 8 से 10 सालों तक जंग होती रही और इराक़ को अमेरिका का सपोर्ट था, और 10 सालों तक ईरान इराक़ से जंग लड़ता रहा। सद्दाम हुसैन उस वक्त इराक़ के सदर होते थे। इराक़ और ईरान को आपस में लड़वाया गया था और ईरान ने मुकाबला किया। ईरान कमज़ोर नहीं पड़ा, अपने वजूद को ईरान ने बचाने का काम किया। तो ईरान के पास दम है, सलाहियत है, काबिलियत है, तभी वो मुकाबला कर रहा है। इतनी सारी रेजिस्टेंस फोर्स उसने खड़े कर रखे हैं और डायरेक्ट लड़ने की वो सलाहियत रखता है। कोई किसी से मुकाबला करेगा, किसी पर हमला करेगा, तो उसको पता है कि उसका रिएक्शन क्या होगा, अंजाम क्या होगा। ईरान को अच्छी तरह पता है कि इजराइल पर हम हमला करेंगे तो अमेरिका आकर के हमला करेगा, अमेरिका उसका साथ देगा। इसके बावजूद ईरान हिम्मत कर रहा है। तो ये हौसले की बात है, हिम्मत की बात है, और कहीं ना कहीं ईरान के पास ये दमखम मौजूद है। लेकिन सर एक सवाल ये भी होता है कि ठीक है, आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से इस चीज़ का फैसला ले लेते हैं, लेकिन वहाँ की जो आवाम है, वहाँ के सिविलियंस है, क्या इस फैसले पे राज़ी होगी ईरान के साथ? यूथ के देखिए, राज़ी तो होना चाहिए। आप देखिए, ईरान में रोज़ाना प्रोटेस्ट होते हैं, लाखों लोग सड़कों पर आते हैं। पिछले दिनों, बल्कि कल जुमा की बात है, वहाँ के रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह ख़ामनई के बारे में मीडिया ने खबर चलाई थी कि हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद वो डर गए हैं, उनको महफूज जगह पहुँचा दिया गया। तो उन्होंने कहा कि हम जुमा की नमाज़ की इमामत करेंगे, और 5 सालों के बाद उन्होंने जुमा की नमाज़ पढ़ाई, पब्लिक के बीच में आए, और आपने देखा 10 लाख से ज़्यादा का मजमा था। वो तेहरान का सबसे बड़ा ईदगाह माना जाता है, वहाँ उन्होंने जुमा की नमाज़ अदा की, और कोई बुलेट प्रूफ नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई वहाँ पर सिक्योरिटी के इंतज़ामात नहीं, खुले मैदान में उन्होंने जुमा की नमाज़ अदा की, और लाखों लोग उनके साथ जुमा की नमाज़ अदा कर रहे थे। उनके सदर मौजूद थे, उनके तमाम वज़रा मौजूद थे, तमाम बड़े बड़े सीनियर अफसरान मौजूद थे। तो इतनी बड़ी तादाद वहाँ मौजूद है जब, तो इसका मतलब है कि अवाम तैयार है, अपने मुल्क के साथ है। अवाम चाह रही है कि उनका जो मुल्क है वो फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए जंग लड़े। सर, जैसे आपने कहा कि जुमे की नमाज में 10 लाख से ज़्यादा लोग थे, तो क्या इस तरह की भीड़ देखकर जो अरब ममालिक है उस पर अब कुछ असर पड़ सकता है, वो कुछ कदम उठा सकते हैं? देखिए, वहाँ के लोगों में भी है कि वो सड़कों पर निकले, सपोर्ट करे, फ़लस्तीन के साथ जाए, लेकिन चूँकि वहाँ जमहूरियत नहीं है, वहाँ अमरीयत है, बादशाहत है, तो इस वजह से प्रोटेस्ट नहीं हो पाता है। ईरान में क्या है, जमहूरियत है। ईरान में हर 4 साल पर इलेक्शन होता है, सदर मुंतखब होता है, दूसरे ज़िम्मेदारान मुंतखब होते हैं, सुप्रीम लीडर का भी वहाँ इलेक्शन होता है। तो ईरान में जमहूरी प्रोसेस है, इस वजह से वहाँ लोग सड़कों पर आकर के प्रोटेस्ट करते हैं। अपोजिशन भी है ईरान में। लेकिन अरब देश जैसे सऊदी अरब है, कतर है, तो वहाँ जमहूरियत नहीं है, इस वजह से लोग सड़कों पर नहीं आ पाते हैं। सर, जैसे इससे पहले हमने देखा था जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया था शुरू में, पहला वाला, तो लोग ऐसा कह रहे थे कि ये सब दिखावा है। तो क्या आपको क्या लग रहा है, ईरान की जो लड़ाई वो जेन्युइन है या फिर मुस्लिम सुपरमेसी के लिए ये सब किया जा रहा है? देखिए, लड़ाई जेन्युइन है। ईरान का जो असल एजेंडा है ना, वो अमेरिका और इज़राइल को कमज़ोर करना है और मुस्लिम देश में अमेरिका की फ़ौज के ख़िलाफ़ जंग लड़ना है। ईरान चाहता है कि जो मिडिल ईस्ट है या जो मुस्लिम ममालिक है वो अपना हथियार बनाए, अपनी ताकत बनाए और अमेरिकी फ़ौज को बाहर निकाले, क्योंकि बाहर की फ़ौज ने हमेशा नुकसान पहुंचाया है। बाहर की फ़ौज के होने का मकसद है कब्ज़ा करना। जैसे बरतानिया ने ग़ुलाम बनाए रखा, अब अमेरिका ग़ुलाम बनाए रखना चाहता है। खिलाफत उस्मानिया कमज़ोर हो गई थी, तो इस वजह से ईरान की पॉलिसी है और ईरान इस पर अमल कर रहा है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि ईरान और इज़राइल में दोस्ती है, दिखावा, ऐसा नहीं है। ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने शहीद किया। हिज़्बुल्लाह के कमांडर उनके इतने करीबी थे। मान लीजिए इस्माइल हानिया सुन्नी थे, हमास के सरबराह थे, उन पर आप शक कर सकते, लेकिन हिज़्बुल्लाह के कमांडर को तो मारा गया। तो अभी ईरान के सदर का हादसे में इंतकाल हुआ, उनके वज़ीर ख़ारजा का, तमाम अहम लोगों का। तो ईरान लगातार कुर्बानियाँ दे रहा है, ईरान पर अटैक हो रहा है। तो ये जो सोच है कि दोनों में क़ुर्बत है, दोनों में ताल्लुक़ है, सरासर गलत सोच है। ईरान की जो लड़ाई है ना, अच्छा कोई मसलक की लड़ाई भी नहीं, मसलक की लड़ाई अपनी जगह, सुन्नियों का अलग मकसद है, शियों का अलग मकसद है। जब मसलक की बात आएगी तो ईरान यकीनी तौर पर शियों के साथ रहेगा या शियों को फ़ौक़ियत देगा, सुन्नियों को नहीं देगा।
लेकिन एक दूसरी लड़ाई क्या है अमेरिका के ख़िलाफ़। अमेरिका ईरान में अपने मतलब की सरकार चाहता है। अभी जो ईरान की हुकूमत है वो उस हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत करके आई है जो रज़ा शाह पहलवी की हुकूमत थी, और वो अमेरिका की जैसे सऊदी अरब या दूसरे ममालिक के बारे में आप कह सकते हैं लोग अमेरिकी मफादात के साथ मिले हुए हैं। तो अभी जो इस्लाम पसंदों की ईरान में हुकूमत है, 1979 से पहले जो ईरान में हुकूमत थी वो रज़ा शाह पहलवी की हुकूमत थी, और वो हुकूमत अमेरिका की ग़ुलाम हुकूमत थी। अमेरिका के लिए लोग काम करते थे, ऐसा लगता था कि ईरान पर अमेरिका रूल कर रहा है, ईरान के तमाम चीज़ों से अमेरिका फ़ायदा उठा रहा था। तो ये लोग अमेरिका के ख़िलाफ़ है। तो अमेरिका ईरान में लोगों की हुकूमत को ख़त्म करना चाहता है, इसलिए लोग अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं, इसराइल के ख़िलाफ़ हैं। इसराइल के कमज़ोर होने का मतलब है अमेरिका कमज़ोर होगा। ईरान में अगर कहीं से अमेरिका मुदाखलत करेगा तो इसराइल के ज़रिए ही करेगा। तो इनकी आपस में लड़ाई है अपनी ताकत को बचाने की, उसको कमज़ोर करने की। तो ये बुनियादी मकसद है ईरान का। इसलिए कहना कि ईरान और इसराइल में दोस्ती है या ईरान और अमेरिका एक है, इम्पॉसिबल है, गलत है। सर एक सवाल ये मुझे शुरू में करनी चाहिए था। मैं अगर हम ईरान और इसराइल को कंपेयर करें तो दोनों में कंपेयर मतलब सैनिक हो या डिफेंस वगैरह में दोनों ताकतवर कौन है दोनों में से? देखिए, कुछ मामलों में इसराइल ताकतवर है, कुछ में ईरान ताकतवर है, लेकिन ईरान की जो ताकत है वो ज़्यादा है। एक तो एक ताकत ये है कि किसके पास कितने एयरक्राफ्ट है, कितने फाइटर प्लेन हैं, कितने जहाज़ हैं, और दूसरा ये देखना है कि ख़ित्ते के एतबार से कौन मजबूत है। तो ईरान इराक़ में भी मौजूद है, सीरिया भी मौजूद है, लेबनान से मौजूद है। इन जगहों से इसराइल पर हमला कर सकता है, लेकिन इसराइल को डायरेक्ट ईरान पर हमला करने का कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि इसराइल और ईरान की जो सरहद आपस में मिली हुई नहीं है ना। बीच में कई मुल्क आ जाते हैं या फिर समंदर है, 2200 किलोमीटर का फासला है। लेकिन इसराइल की सरहद जिन मुल्कों से मिली हुई है, जैसे इराक़ से, शाम से, लेबनान से, वहाँ ईरान की मौजूदगी है। लेकिन जिन मुल्कों से ईरान की सरहदें मिलती है वहाँ इसराइल की मौजूदगी नहीं है। दूसरा, अगर हथियार की बात करें तो मैंने एक वीडियो बनाया था मिलिट्री टाइम्स पर, उसमें पूरा मौजूद है कि किसके पास कितनी ताकत है। वजह से अभी एक डेटा है कि ईरान का जो बजट है 7 बिलियन का है, इसराइल का बजट 19 बिलियन अरब डॉलर का है। तो बजट के मामले में इसराइल तो आगे है, लेकिन आप सैनिक की बात करेंगे तो इसराइल के पास कम है, ईरान के पास ज़्यादा है। जैसे रैंकिंग में बात करेंगे तो ईरान 14वें नंबर पर है और इसराइल 17वें नंबर पर है कि किसकी ताकत ज़्यादा है। तो इसमें भी ईरान आगे है। इसी तरह फ़ौज जो है ईरान के पास 6 लाख है, इसराइल के पास भी 6 लाख है टोटल मिला करके, लेकिन इसमें ज़्यादातर वो रिज़र्व उस आम शहरी भी वहाँ मौक़ा पर वो आर्मी बन जाते हैं। कह लीजिए कि इसराइल में हर एक शहरी को ट्रेनिंग दी जाती है फ़ौजी की, आर्मी बनने की। जब तक वो आर्मी की ट्रेनिंग नहीं लेता उसको वहाँ शहरियत नहीं मिलती है, सिटीजनशिप नहीं मिलती है। रिज़र्व सैनिक में ईरान के पास 3 लाख है, इसराइल के पास 4 लाख है। टैंक में ईरान के पास 1513 टैंक है, इसराइल के पास सिर्फ 400 टैंक है। ईरान के पास 6000 से ज़्यादा तोप है और इसराइल के पास सिर्फ 500 तोप है। लड़ाका हेलीकॉप्टर की बात करें तो ईरान के पास 50, इसराइल के पास 46 है ना। या मिज़ाइल इसराइल के पास 400 प्लस है, ईरान के पास 400 प्लस, इसराइल के पास भी 600 प्लस है। तो इसी तरह मिलता जुलता है, दोनों के पास ताकत, लेकिन ईरान ज़्यादा हावी है। सर अभी मीडिया में ये भी बात लोग कह रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया में लोग कह रहे हैं कि अब वर्ल्ड वॉर 3 इससे शुरू हो सकता है, क्या लग रहा है? देखिए, पूरा मिडिल ईस्ट तो इस जंग में अब एक तरह से आ गया है, तो वर्ल्ड वार 3 हो सकता है, उसके इम्कानात हैं। क्योंकि फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जंग थी, लेबनान में जंग हो गई है, इराक़ भी डायरेक्ट जंग शुरू हो गई है, कुछ दूसरे अरब ममालिक भी हो सकते हैं, रूस भी इस जंग में अब आ रहा है, चाइना भी कुछ कर सकता है, उधर अमेरिका है। तो नो डाउट कि धीरे धीरे तीसरी आलमी जंग की तरफ ये जंग बढ़ती जा रही है। सर लास्ट सवाल मैं ये करना चाहूँगा कि अगर ये तीसरी जंग अज़ीम शुरू हो जाती है तो भारत पे ज़ाहिर सी बात एशिया के ज़रिए इसका इम्पैक्ट आएगा। तो अगर ये शुरू हो जाता है तो भारत पे इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, भारत पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। भारत पे तो अभी असर पड़ रहा है, जो मिडिल ईस्ट में जंग है, इसराइल और गज़ा या ईरान के दरमियान जंग हो रही है, और इसराइल में भी बहुत सारे भारतीय रहते हैं। अरब ममालिक में तो तकरीबन 1 करोड़ के आसपास भारतीय रहते हैं। वहाँ से जो लोग इनकम जनरेट करते हैं, जो कमाते हैं, तो उससे भारत सरकार को बहुत ज़्यादा इनकम आता है, फ़ायदा होता है। अभी देखिए, इसराइल से खबर आ रही है कि वहाँ जितने भारतीय हैं वो सब फंसे हुए हैं, सब बुंकरों में रह रहे हैं, शेल्टर हाउस में रह रहे हैं, वो सब रो रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनको बाहर
निकाला जाए, वो लोग नहीं निकल पा रहे। तो भारत सरकार पे असर ख़ास तौर पर दिख रहा है। मिडिल ईस्ट में जंग होगी, इराक़ में बहुत सारे इंडियंस मौजूद है, शाम में मौजूद है, सऊदी अरब में मौजूद हैं, तो वो सबको छोड़ना पड़ेगा, वो सब इधर आएंगे। तो ये तो अभी इसी जंग का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा भारत को। उसके अलावा अगर बाज़ाब्ता तीसरी आलमी जंग शुरू हो जाती है तो भारत भी इस जंग का हिस्सा बनेगा, भारत की इकनॉमी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। भारत की सूरत हाल अब कुछ बेहतर हो रही है क्योंकि बरतानिया ने भारत को लूट लिया था, कंगाल बना दिया था। तो भारत की जो सूरत हाल बेहतर हो रही है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होगी फिर। बहुत शुक्रिया सर, हम इतने अच्छे से जवाब देने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के जहन में जितने डाउट्स या शक थे सब क्लियर हो गया होगा। हम यहीं पे अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आज़ाद मीडिया हाउस और कमज़ोरों की आवाज़ है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज़्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।